खैर अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, वर्कशीट नंबर 2, क्या बोला? वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नहीं बना, 2 तक बना है। 2 के बाद नहीं बना, 2 तक बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट। अ कंपाउंड हैज अ सर मॉलिक्यूलर क्वेश्चन फॉर्म। नंबर 3 और 6 नहीं बना। वर्कशीट 2 का? यस चलो सर। एक सेकंड, पहले हमको इसका एनोटेशन वाला सेटिंग ऑन करने दो यार, इसमें पता नहीं कुछ गड़बड़ी है। एक सेकंड रुक जाओ। सेटिंग्स का ऑप्शन कहीं से दिख ही नहीं रहा। चलो ठीक है, छोड़ो, आज के लिए ऐसे ही काम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा मेंशन किया है, द कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला X4O6 और उसका 10 ग्राम जो है 5.72 ग्राम X के बराबर का वैल्यू रखेगा। तो इसको हम वन नोट में लिख रहे हैं। एक कंपाउंड है अपने पास जिसका मोलर मास वाला पार्ट या फिर जिसका फॉर्मूला वाला पार्ट X4O6 के बराबर है, और ऐसा मेंशन किया है कि अगर हम लोग इस कंपाउंड का 10 ग्राम लेके चलेंगे तो हम लोगों को उसके 10 ग्राम में X का मास 5.72 ग्राम के बराबर निकल के आएगा। फिर उसके आगे ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग के क्वेश्चन में देन एटॉमिक मास ऑफ X इज, X का एटॉमिक मास कितना है ये बताना है हम लोगों को। तो जैसे एक चीज देखो, इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज देखो, जैसे X4O6 वाले पार्ट का मास 10 ग्राम के बराबर है और हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करके निकालना क्या था, तो X का मोलर मास निकालना है। तो एक काम करते हैं, X का मोलर मास वाला पार्ट हम M मान लेते हैं, एजम्पशन लेके चलते हैं कि X का मोलर मास M के बराबर है। तो अगर हम लोग X4O6 का मोलर मास निकाले तो कितना लिख सकते हैं, M के टर्म में कितना लिख सकते हैं? बताओ जल्दी कोई। X का मोलर मास हम लोग कितना लिख सकते हैं? H2O का मोलर मास कैसे निकालते हैं? सर H का 2 और O का 16। तो ऐसा करते हैं ना, 2 into 1 करते हैं बेसिकली, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो नंबर 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू उसका मोलर मास 16, ये काम किए। मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, या फिर सिंपल ले लेते हैं, मान लो Al2O3 है, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो एल्युमिनियम का मोलर मास 27 होता है इंटू इसका नंबर ऑफ एटम्स 2 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इंटू इसका नंबर ऑफ एटम्स 3। तो अगर मान लो कि हम लोग को X4O6 का मोलर मास निकालना है, तो इस केस में X का मोलर मास नहीं मालूम, M मान लिया है, तो M इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इंटू टोटल एटम 6, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 4M प्लस 96 के बराबर। तो इसका मोलर मास तो मालूम पड़ गया हम लोगों को, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे इस चीज़ को हम लोग चाहे तो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ देखो, इसको हम दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे एक सवाल का जवाब देते जाना है। H2O का अगर हम लोग 18 ग्राम ले, ठीक है, H2O का अगर 18 ग्राम ले तो हाइड्रोजन का कितना मास मिलेगा हमको? 2। अगर 18 ग्राम लिए मतलब एक मोल के लिए बेसिकली, या एक मोल लिए, तो एक मोल का मास 18 है, तो एक मोल के अंदर हम लोगों को टोटल 2 हाइड्रोजन मिलेगा, टोटल मास हम लोग 2 ग्राम के बराबर ले सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए भी तो यही काम करते थे हम लोग, 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1। तो यहाँ से हाइड्रोजन का टोटल मास ऑक्सीजन का टोटल मास निकल के आ गया। जब 18 ग्राम लिए तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम के बराबर था। तो खुद से सोच के बताओ कि अगर हम लोग 36 ग्राम लेते तो हाइड्रोजन का मास कितना आता? जल्दी बताओ। 4। 4 के बराबर 4 होना चाहिए ग्राम। था लॉजिकली। 4 क्योंकि डबल मास लिए तो हाइड्रोजन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एक H2O लेते तो 2 हाइड्रोजन होता। तो जब 2 H2O लेते उसको नीचे और इलेबोरेट करके लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर मान लो एक H2O लेते हम, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट के पहले H2O का मास लिख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन का मास लिख लेते हैं, ठीक है। अगर एक H2O लेते तो 18 ग्राम होता, जिसमें हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हो जाता। तो अगर 2 H2O लेते हैं तो इस केस में टोटल मास 36 ग्राम होता, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का मास कितना हो जाता? तो वापस से 4 ग्राम लिख सकते थे।
अगर हम लोग 10 H2O लेते हैं तो उस केस में H2O का मास कितना होता? जल्दी। सर 20 ग्राम। 20 ग्राम H2O का बोल रहे हैं, H2O। ओ अच्छा। H2O का मास कितना लिखते हैं यहाँ पे? अगर 10 H2O लेते तो 10 मोल H2O लेते तो 180 ग्राम। 180 180 ग्राम। ग्राम हाँ, 180 ग्राम। एक मोल में 18 ग्राम था, तो 2 मोल वाले पार्ट में 18 इंटू 2 हो गया, 10 मोल में 18 इंटू 10 हो गया। तो जब H2 का मास निकालेंगे, सॉरी हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल? तो यहाँ पे टोटल 20 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 20 हाइड्रोजन का मास 20 ग्राम के बराबर आएगा। तो एक चीज देखो, अगर हम लोग टोटल मास के रिस्पेक्ट में काम करें हाइड्रोजन के मास के पार्ट को रिलेट करते वक्त, तो इसका रेशियो जो है अगर निकालेंगे तो टोटल मास वर्सेस हाइड्रोजन का मास, अगर ये रेशियो निकालेंगे तो 18:2 मतलब 9:1 आ रहा। 9:1। नीचे वाले केस में कितना होगा रेशियो? 9:1। अभी भी 36:4, इसका मतलब 9:1। थर्ड वाले केस में कितना हो रहा? 9:1। तो हम लोग मॉलिक्यूल का 18 ग्राम ले या 36 ग्राम ले या 180 ग्राम ले, पूरे मास के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का जो मास है जो भी निकल के आया, अगर वो मास रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो मास रेशियो वाला पार्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इसी चीज को हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। इस चीज को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। ये बोलने का एक लैंग्वेज होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग। यही चीज है बेसिकली। तो एक मॉलिक्यूल के टोटल मास में एक एलिमेंट का जो भी मास है, अगर टोटल मास का रेशियो उस एलिमेंट के मास के साथ निकाले, तो रेशियो जितना भी मास लेके चले हम लोग, 1 मॉलिक्यूल ले, 10 मॉलिक्यूल ले, 50 मॉलिक्यूल ले, 1 किलोग्राम ले, 10 किलोग्राम ले, मोलर मास के बराबर वैल्यू ले, मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाई एटम का मास, या एटम का मास या एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये रेशियो हमेशा फिक्स निकल के आएगा ही आएगा। तो अगर मान लो इस चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि X4O6 वाले पार्ट के एक मोल में, केवल एक मोल में जो भी मास होगा, उसमें X का जो मास है, अगर उसका रेशियो कैलकुलेट करें, तो 10 ग्राम में भी X के मास का रेशियो एग्जैक्टली सेम निकल के आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है अपने पास कि अगर हम लोग X4O6 का 10 ग्राम लेके चले, तो उस केस में X का मास 5.72 के बराबर निकल के आ रहा। तो अभी जस्ट नीचे कैलकुलेशन किया हम लोगों ने मोलर मास वाले पार्ट का, कि X4O6 वाले पार्ट का मतलब X का मोलर मास अगर हम लोग M मान के चले, तो उस केस में हम लोग का जो X4O6 है उसका मोलर मास हम लोग आराम से 4m प्लस 96 के बराबर रख सकते हैं। और अगर इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग X का मास कैलकुलेट करेंगे, तो X4O6 में कितना X का मास एग्जिस्ट कर रहा है? तो 4 एटम ऑफ X है, इसका मतलब 4 इंटू मोलर मास M के बराबर, बेसिकली 4m के बराबर वैल्यू निकल के आ सकता है। तो जब हम लोग एक मोलर मास के टर्म में काम करते, तो इस मास में X का मास 4m के बराबर होता है, और अगर 10 ग्राम लेके चलते तो X का मास 5.72 ग्राम के बराबर है। और अभी जस्ट नीचे मेंशन किया था, एक एलिमेंट का मास विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास हमेशा कांस्टेंट होगा या एक कांस्टेंट रेशियो रखेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं 4m डिवाइडेड बाई 4m प्लस 96 विल बी इक्वल टू 5.72 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम। मतलब इसके गिवन मास में x का जो मास है, तो 5.72 मास ऑफ x बाई टोटल मास विल बी इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल के केस में अगर कैलकुलेशन करें, तो एक मॉलिक्यूल में x का मास 4m के बराबर है और टोटल मोलर मास 4m प्लस 96 के बराबर है। तो 4m डिवाइडेड बाई 4m प्लस 96, 5.72 डिवाइडेड बाई 10, इस रेशियो के बेसिस पे हम लोग m कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि तुम लोगों को एक आइडिया लग गया होगा अब तक कि हम लोग जो कैलकुलेशंस पुट अप करते हैं, तो उसमें एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है m, एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम लोग m वाला पार्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर m वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 40m, सामने वाले पार्ट में 5.72 इंटू 4, मतलब हो जाना चाहिए 28, मतलब 2.3, अप्रोक्सीमेटली 23 के अराउंड आएगा वैल्यू। 23m
प्लस 96 इंटू 5.72। 96 इंटू 5.72 को अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसा कर सकते हैं, इसको 5.5 मान लेते हैं, नीचे वाले को 100 कर देते हैं, तो यहाँ से अपना वैल्यू आ जाएगा 550। हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से 550, तो 17m इज इक्वल टू 550 आ रहा, तो उसके हिसाब से m इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाई 17, तो अप्रॉक्सीमेटली 51 मतलब 33 के अराउंड मोलर मास आ रहा है। मतलब जो भी वैल्यू 33 के नियर अबाउट होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो खैर तुम लोगों को करना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का एक आंसर 32 आ रहा, लेकिन एक और आंसर 37 भी है, तो कैलकुलेशन करके देख लेना कि एग्जैक्टली m का वैल्यू कितना निकल के आएगा इस पूरे क्वेश्चन वाले पार्ट में। अगर क्वेश्चन में डिफिकल्टी है अभी भी तो वापस से पूछ सकते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज हमको लगता है ये चीज समझ में आ गया होगा। एक एलिमेंट के मास का रेशियो टोटल कंपाउंड के अंदर हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मास हम लोग कितना भी लेके चले, 1 ग्राम लेके चले, 1 मॉलिक्यूल के बराबर मास लेके चले, 10 मॉलिक्यूल के बराबर मास लेके चले, 1 किलोग्राम लेके चले, 1000 किलोग्राम लेके चले, हमेशा जो मास रेशियो है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा अलग तरीके से सोचना था। किसी से बना था ये सवाल, किसी से भी ये सवाल? मेरे से बन गया था। चलो अच्छी बात है। उसके सर मुझे बाद हाँ बोलो। सर जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें पहला वाला 392 क्वेश्चन मतलब वर्कशीट 2 में? हाँ उसमें अच्छा, ठीक है। 392 mg है कि सिर्फ 392 ग्राम है? मिलीग्राम होता है, mg मतलब मिलीग्राम। अच्छा, उसको क्वेश्चन नंबर, मैग्नीशियम सोच लिया। अब गधा आदमी, क्या तुम लोग इस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है भाई? मतलब फ्रॉम क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेंस बनाएगा क्या? फ्रॉम 392 मिलीग्राम या फिर सॉरी 392 मैग्नीशियम ऑफ H2SO4। वाह, घर का नाम चल रहा है इधर। सर मैं 392 मैग्नीशियम ऑफ H2SO4। 9 ही पढ़ा हूँ सर, हो सकता है कुछ और भी होगा, इसीलिए मैं ऐसा सोचा। अरे नालायक। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को डाउट है, जल्दी बताओ, बताओ भी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को डाउट है? कुमार प्रवीण को डाउट है। द एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज A। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन W ग्राम। और प्रवीण एक सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, केवल उस सवाल का जवाब देना। मान लो कि O3 का मोलर मास कितना होगा, ओजोन? सर 16 इंटू 3। 16 इंटू 3। और 3 एटम है, मतलब ट्राई एटॉमिक गैस है, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। तो सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि कोई एक ट्राई एटॉमिक गैस है, हमको नहीं मालूम, कोई एक ट्राई एटॉमिक गैस है, मान लेते X3 है, तो इसका मोलर मास वाला पार्ट A के बराबर है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस का मोलर मास A के बराबर है, ऐसा मेंशन किया है। ठीक है, और उसके आगे मेंशन किया है इसमें क्वेश्चन में अरे इसमें थोड़ा सा एक पार्ट एक्स्ट्रा है। द एटॉमिक वेट ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस दे रखा है। द एटॉमिक वेट ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज A। थोड़ा क्वेश्चन में लैंग्वेज वाला पार्ट है, जैसे X3 वाला पार्ट A नहीं दे रखा है। सवाल में एटॉमिक वेट दिया है, तो एटॉमिक वेट तो हम लोग एटम का डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक वेट हम लोग मॉलिक्यूल का थोड़ा ना डिफाइन कर पाएंगे। तो सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लो ऐसा ऑक्सीजन दे रखा, तो ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक वेट 16 है, तो O3 वाले पार्ट का एटॉमिक वेट कितना होगा, या सॉरी मॉलिकुलर वेट कितना होगा? तो उस केस में 16 इंटू 3 करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो ट्राई एटॉमिक गैस है वो X3 है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट दिया है सवाल में, तो ट्राई एटॉमिक गैस का एटॉमिक वेट, इसका मतलब इसके अंदर जो एटम है X, उसका एटॉमिक वेट A के बराबर दे रखा। तो हम लोग का जो मॉलिक्यूल X3 होगा, इसका मोलर मास या इसका हम लोग जब मॉलिकुलर मास डिफाइन करेंगे तो आराम से 3A के बराबर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। अगर इसके बेसिस पे काम करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X3 विल इक्वल टू टोटल वेट W दे रखा और मोलर मास वाला पार्ट 3A के बराबर आया था, तो W अपॉन 3A अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए ऑप्शन
बी वाला पार्ट आंसर कंसिडर कर सकते हैं, W/3 है। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो गैस है वो ट्राई एटॉमिक नेचर का है, लेकिन उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, उस गैस के अंदर जो एटम है उसका एटॉमिक वेट दे रखा है सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कोई डाउट? 5 में कोई डाउट है किसी को? सर 6। ये पहले 5 वाला पार्ट, 5 में डाउट है किसी को? यस सर। चल एक सवाल का जवाब बता दो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो सवाल में ऐसा बोला है द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो सवाल में डेंसिटी वाला पार्ट दे रखा है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सवाल में ऐसा पूछा है हम लोगों से कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछा है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालने बोला है, तो एक मॉलिक्यूल का अगर मास निकाल ले, मतलब बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल ले तो मॉलिक्यूलर मास से हम लोग वॉल्यूम पे आराम से मूव कर पाएंगे। तो इस केस में एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो 18 AMU होगा। हम लोग हमेशा AMU के टर्म में काम किया करेंगे। तो हम लोग का मास तो मालूम पड़ गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो 18 AMU डिवाइडेड बाई डेंसिटी वाला पार्ट 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेके चल सकते हैं। और 18 AMU डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर कंसिडर करें हम लोग, तो एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा हम लोगों को कि यूनिट वाला पार्ट जो है वो हम लोग का मैच करना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन में जो यूनिट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। तो सवाल में यहाँ पे देखो ml दे रखा, एक तो मीटर क्यूब दे नहीं रखा है, सीधा ml वाला पार्ट दे रखा है। तो हम डायरेक्टली ये पार्ट यूज कर रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml होता है। अब अगर हम लोग इस डेंसिटी को, ये जो पूरा का पूरा डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी पर यहाँ पे नहीं, ये चीज होगा 1 ग्राम मीटर पावर -3 या फिर पर मीटर क्यूब। इसका जब हम लोग ग्राम पर लीटर में कन्वर्जन, सॉरी ग्राम पर ml में कन्वर्जन करेंगे तो 1 ग्राम पर ml आएगा वैल्यू। कैसे आएगा, इसका कन्वर्जन का हम केवल हिंट दे रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन के जैसा ट्राई करके देखना। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे किलोग्राम को पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, मीटर क्यूब को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा वैल्यू, ये चीज ध्यान रखना है। उसमें ये चीज ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो मीटर क्यूब को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, और सेंटीमीटर क्यूब जितना होगा उतना ही मिलीलीटर निकल के आ जाएगा। तो जब इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो अपना वैल्यू 1 ग्राम पर ml निकल के आएगा। ये कन्वर्जन का पार्ट हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, ये कन्वर्जन एक बार ट्राई करके देखना भी कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी डेंसिटी वाला पार्ट 1 ग्राम पर ml के बराबर है। तो जब हम लोग यूनिट को सेम पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ऊपर AMU दे रखा, मतलब 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम दे रखा, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर ml दे रखा। तो ये ग्राम का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे जो ml है ये ml ऊपर चला जाएगा। तो 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ml के बराबर अपना वैल्यू निकल के आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू दे रखा। अच्छा, ऑप्शन में उस तरह का पार्ट नहीं दे रखा, तो हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं 18 इंटू 1.67। 18 इंटू 1.67 कितना निकल के आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, बताओ भाई कोई। 2.99 अप्रॉक्स 3 हो जाएगा। 2.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 हो जाएगा। तो 18 को जब 1.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के अराउंड आएगा, मतलब 29.9 वैल्यू आएगा। तो 29.9 इंटू 10⁻⁻24 ml, तो यहाँ से 2.99 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो 3 इंटू 10⁻⁻23 ml ऑप्शन 1 वाला पार्ट आंसर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला बताया है मैंने मोल कंसेप्ट में, ऐसा कोई फॉर्मूला बताया है क्या? क्योंकि अभी तक हमको ध्यान है कि तुम लोग को हम जनरलाइजेशन पे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं।
ये फॉर्मूला कहीं बताया है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ऐसा बताया है क्या फॉर्मूला? यस सर। बता चुके हैं, ओके। और ये फॉर्मूला बता चुके हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला बता चुके हैं क्या? यस सर। यस अच्छा, सर। फिर तो सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो जैसे क्वेश्चन वाले पार्ट में आते हैं, सवाल ने पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किन केसेस में 1 ग्राम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे केवल पहला एग्जांपल को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं N2 और CO, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से अगर काम करके चले तो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया, एक स्पीसीज तो N2 है और दूसरा स्पीसीज CO है, और दोनों का जो वेट वाला पार्ट है 1 ग्राम दे रखा, मतलब एग्जैक्टली सेम मास दे रखा है, ठीक है, पहला चीज। तो अगर मान लो कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाले, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो इस केस में कितना नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? सर 30। N2 का मास नंबर कितना होता है? 14। 14 तो 14 इंटू 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का मास 20 नंबर 16 इंटू 1, तो 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 40 44। तो वेट अपॉन मोलर मास मतलब 1 अपॉन 44 लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गया। CO की बात करते हैं, CO वाले पार्ट में मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का मास नंबर 12 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 28। 28। 28 तो वेट 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 28, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1/44 1/28 आ गया। फिर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2O मॉलिक्यूल का डिफाइन किया है, CO मॉलिक्यूल का डिफाइन किया है। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आराम से जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर यहाँ वाले पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ एटम लेके चलते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम होता। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन लिखते तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स लिख करके काम कर सकते थे स्पीसीज वाले पार्ट में। तो खैर सवाल में हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज बाय एवोगाड्रो नंबर है। इसका मतलब अगर यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज निकालना है तो आराम से हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जब नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर मतलब 1/44 इंटू Na कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में 1/28 इंटू Na कर सकते हैं। तो सवाल में एक चीज देखो, सवाल में ये पूछा है कि in which of the following pairs do 1 gram of each have an equal number of molecules। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट करें तो 1/44 Na 1/28 Na, मतलब दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू है यहाँ पे, ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। तो एक चीज देख के रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वेट वाला पार्ट बराबर था, मोलर मास वाला पार्ट अलग हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स अलग हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही अलग हुआ तो हम लोग केवल Na से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। अगर पहला ही वाला पार्ट आपस में इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा। तो जिनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, ऐसा हम लोग बोल करके काम कर सकते हैं। तो जिनके मोलर मासेस इक्वल होंगे उसमें ये नीचे वाला वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो जिनके मोलर मासेस इक्वल होंगे उसमें नीचे वाला वैल्यू इक्वल हो जाएगा, और उसके वजह से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 में पहला आंसर तो नहीं हो सकता, दूसरा आंसर हो सकता है क्या? N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा?
जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगने का है। मोलर मास याद रखने बोला है तुम लोगों को। 28। 28 और C3O2 का 36 प्लस 36 प्लस 40। 32। हाँ 36 प्लस 32 मतलब 68। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मोलर मास सेम नहीं है। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स 1/28 1/68 आएगा, बराबर नहीं होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम नहीं हो पाएगा। N2 एंड CO। सर शायद इसका होगा हो जाएगा सर। N2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 28। 28। CO का मोलर मास कितना हो जाएगा? 28। तो दोनों प्लस का मोलर मास सेम है। अगर दोनों का मोलर मास सेम होगा तो जैसे मान लो थर्ड वाले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सवाल में N2 दे रखा और CO दे रखा। तो पहले वेट वाला पार्ट दोनों का 1 ग्राम था, फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स में गए तो 1/28 हुआ, दूसरे वाले में भी 1/28 हुआ। और जब उसके आगे फिर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट में जाते वक्त 1/28 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दूसरे वाले केस में भी 1/28 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर अगर वेट सेम था, मोलर मास सेम था, तो नंबर ऑफ मोल सेम आया और वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम निकल के आ गया। तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है, लेकिन सवाल में MCQ दे रखा है, मतलब मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर जो ऑप्शन थे वहाँ सिंगल करेक्ट दे रखा था, सिंगल चॉइस ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन आंसर होगा, जबकि नीचे वाले केस में मोर देन वन करेक्ट है। तो C आंसर तो है, D ऑप्शन आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। D ऑप्शन में N2O दे रखा और CO2 दे रखा। तो N2O का मोलर मास कितना हो जाएगा? 44। पक्का? नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 14 इंटू 2 28 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। इसका मतलब 28 प्लस 16 44। अभी जस्ट कैलकुलेट किया था यहाँ पे 44। और CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। 32 प्लस 2, सॉरी 32 प्लस 12 मतलब 44 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन C वाला पार्ट आंसर होगा, ऑप्शन D वाला पार्ट भी आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। हिमांगी समझ आया सवाल? यस सर। पक्का? यस सर। और कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। बाकी लोग और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 124 AMU ऑफ P4। तो यहाँ पे मोलर मास दिया है कि एटॉमिक मास दिया है या मॉलिक्यूलर मास दिया है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दिया है। P4 एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास थोड़ा ना दिया है, मोलर मास दिया है ना भाई। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास दिया है ना। सर P4 वाला एटॉमिक मास MU। क्या? अरे P4 एक मॉलिक्यूल है। एटॉमिक। P4 एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। ठीक है, वैसे तो यहाँ टोटल मास दे रखा है, लेकिन मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड दिया है। हम लोग मॉलिक्यूलर मास मतलब मास नंबर AMU के बराबर जो बोलते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल पूछ रहे हैं कि मतलब टोटल जो मास है वो किस चीज के लिए दिया है, एटम के लिए दिया है या फिर मॉलिक्यूल के लिए दिया है। तो P4 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए लेके चल सकते हैं, ताकि हम लोग मॉलिक्यूल के टर्म में कैलकुलेशन कर पाए। सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोगों का 124 AMU दे रखा P4 का। तो P4 एक मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल का मास दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो मतलब ये एक हैबिट पड़ जाएगा खैर तुम लोगों को। मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे मतलब मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात कर रहे हैं। खैर 124 AMU P4 का मास दे रखा, और P4 वाले पार्ट का अगर हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करें तो फॉस्फोरस का मास नंबर होता है 31। 31 इंटू टोटल 4 एटम है, तो 31 इंटू 4 मतलब 124 के 120। बराबर ही वैल्यू वैल्यू आएगा, मतलब 124 ग्राम के बराबर वैल्यू लेके चल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे AMU दे रखा, लेकिन अब नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में सारा कैलकुलेशन करना। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मतलब 124 AMU डिवाइडेड बाई 124 ग्राम ले सकते हैं हम लोग। तो इस केस में 124 तो कैंसिल आउट होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 1 AMU के बराबर का वैल्यू होगा, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहा है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू जो है, जैसे AMU का वैल्यू अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो 124 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है AMU का वैल्यू, और नीचे 124 ग्राम है। तो ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 124 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नंबर बच जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 के बराबर।
तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल के आ गया अपना P4 का। बट यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे सवाल में ऐसा दे रखा कि 4 Na एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, एटम्स ऑफ फॉस्फोरस बोला है। दूसरे वाले केस में 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस दे रखा, मतलब वहां पे Na नहीं दे रखा। दोनों में डिफरेंस देखो, पहले वाले केस में 4 Na एटम्स मतलब 4 मोल एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, जबकि दूसरे वाले केस में केवल एटम्स दे रखा, मोल नहीं दे रखा है। थर्ड वाले केस में एक मॉलिक्यूल दे रखा, जबकि फोर्थ वाले केस में एक मोल मॉलिक्यूल दे रखा। तो एक चीज मालूम है, आइदर 4 मोल एटम होगा या 4 एटम होगा, क्योंकि 4 मोल का मतलब हो गया 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आइदर 4 मोल एटम हो सकता है या 4 एटम हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। सिमिलर टाइप से आइदर एक मॉलिक्यूल हो सकता है या एक मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। मतलब ए बी ऑप्शन में कोई एक होगा और सी डी ऑप्शन में कोई एक होगा, अगर मॉलिक्यूल में इस तरह का रिलेशन निकल के आता है तो जैसे एक चीज पे ध्यान दो, अगर हम लोग इस पूरे कंसिडरेशन को लेके चले P4 वाले पार्ट के हिसाब से, तो P4 वाले पार्ट में हम लोग अच्छा मॉलिक्यूल्स को अगर कंसिडर करना शुरू करें, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स मालूम है हम लोगों को, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स किस चीज का निकाले थे, P4 वाले पार्ट का, 1.67 इंटू 10⁻24। अगर हम लोगों को यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज पे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो बेसिकली इस चीज में हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स 1.67 इंटू 10⁻24 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। वैसे तुम लोगों को एक चीज बताया था कि लास्ट क्लास में भी शायद बोला था, उससे पहले क्लास में 1 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर 1 के बराबर होता है। ये एक वैल्यू याद रखना होगा। तो 1 AMU और एवोगाड्रो नंबर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आराम से 1 के बराबर निकल के आ सकता है। ये तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गए। तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट 1.67 इंटू 10⁻24 के बराबर था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट 1 के बराबर हो गया वहां से। लेकिन सवाल के ऑप्शन में एटम्स भी दिया है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 4। 4। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ से जब नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स विल बी इक्वल टू 1 इंटू 4, मतलब 1 इंटू एटोमिसिटी या मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, टोटल 4 एटम के बराबर वैल्यू होगा। तो सवाल में 4 एटम है, उसके अलावा एक मॉलिक्यूल है, मोल से कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं रहेगा जो पहले के 2 ऑप्शंस में दे रखा था। 4 Na एटम्स मतलब 4 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, ये ऑप्शन गलत है। 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस सही ऑप्शन है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी एंड सी दोनों आंसर हो जाएगा अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाला पार्ट, कोई डाउट है किसी को? इसका आंसर मालूम है तुम लोगों को? यस सर। आंसर इसका बताए थे क्या? मतलब सर ये क्वेश्चन नंबर 8 ना? हाँ, नहीं इस यस पूरे सर, ये बन गया। ये असाइनमेंट 2 का आंसर की मालूम है तुम लोगों को? नो सर, आप बोले थे आज बताएंगे। आज बताएंगे, तो उसके बिना ही तुम लोग आंसर बनाया जा रहा है भाई। एक सेकेंड, वर्कशीट 1 और 2 था ना? केमिस्ट्री का पहला फाइल होना चाहिए तुम्हारा वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, केमिस्ट्री का वर्कशीट 2 हो गया और ये 3। ओके, आंसर मार्क करना है तो मार्क कर सकते हैं, नीचे आंसर दे रखा। वर्कशीट 2 का आंसर वर्कशीट 3 में होता है। नोट कर लो सारे आंसर, एक बार अपने आंसर्स को मिला के देख लो कि तुम्हारा कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। सर आपका स्क्रीन पूरा ब्लर है। मेरा स्क्रीन ब्लर है? हाँ। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? दिख रहा है कुछ? हाँ अब दिख रहा है। अच्छा, सर स्क्रीन धुंधला दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी लोगों को तो ऐसा नहीं दिख रहा था प्रॉब्लम।
एक सेकंड रुक जाओ। वर्कशीट 2 तो एक सेकंड रुक जाओ। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, नोट कर लो आंसर। सारे आंसर से मिला के देख लेना। सर हो गया, लिख लिए। ओके, आज देखते हैं शायद ये भी क्वेश्चन। अच्छा नहीं, एसटीपी कंडीशन तो तुम लोग को भी बताया नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तुम लोग के लिए अलग से असाइनमेंट बनवाना शुरू कर देंगे अब तो। असाइनमेंट सॉल्व करके मजा आया तुम लोगों को? बताओ भाई, भारी भारी क्वेश्चन लगा? समझ में आया कितना भारी होता है क्वेश्चन? यस मोल मोल कंसेप्ट में इसीलिए हम इतने आराम से पढ़ा रहे चीजें। मोल कंसेप्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। 11th क्लास में सबसे ज्यादा लोगों को इसी टॉपिक में दिक्कत होता है, सबसे ज्यादा। तुम्हारी दिक्कत नहीं है, 11th वालों को भी दिक्कत होता है इन सब चीजों में। बहुत भारी चीज है ये। इसमें लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता चलता, इसलिए हम आराम से धीरे 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 क्वेश्चन करा रहे हैं। तुम लोग को जब इन चीजों को लेकर कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई अब कंफर्टेबल हो गए, तो आराम से अब लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। वैसे एक काम कर सकते हैं, हम सोच भी रहे थे कि जो 11th मेडिकल का जो बुकलेट है, उन लोगों का क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल सा होता है। तो जो 11th मेडिकल का बुकलेट है, उसके क्वेश्चन हम तुम लोगों को दे करके सॉल्व कराना शुरू करेंगे, ताकि तुम लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। उसमें कुछ पार्टिकुलर टर्म्स हम लोग स्किप करेंगे, वो चीज़ें तुम लोग को अभी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का भी सिलेबस हमको थोड़ा बहुत देखना होगा। लेकिन उसके अलावा उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग को डिस्कस करना होगा। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे आज क्या तुम लोगों को क्या क्या बता दिया है वैसे मोल कंसेप्ट में? ये फॉर्मूला तो मेंशन कर चुके थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर। हाँ ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले के ऊपर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तुम लोग क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करते जाना, जो भी क्वेश्चंस बोलेंगे, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखते चले जाना है। हम तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाना शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 11th मेडिकल, और वही बुकलेट हम तुमको भेज देंगे, और क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क दे सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी तुम लोग को सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ताकि तुम्हारे पूरा टॉपिक 9th के लेवल से बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाए। कुछ एक दो टॉपिक्स हम लोग छोड़ेंगे, एसटीपी कंडीशन क्या होता है, बट अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? सारे इंसान को जल्दी बोलो। सर दिख रहा है, लेकिन धुंधला हो गया फिर से। धुंधला क्यों हो जा रहा है भाई? अभी ठीक दिख रहा है? हाँ सर, अभी ठीक दिख सर रहा है। अभी ठीक। अच्छा, वो थोड़ा शायद से एक सेटिंग्स में थोड़ा वो चेंज किए थे हम लोग, फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप। अच्छा, इसकी वजह से अभी ठीक दिख रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है, ओके। हम जो जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते जाना है तुमको। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 128 ट्राई करके देखो। अच्छा नहीं, 128 घर से ट्राई करके देखना, इसको मत देखो, अभी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 128 नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 34। सर सी ऑप्शन है क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिया। सीधा सवाल में यही पूछा है कि
हम लोग का जो ये है एएमयू का वैल्यू हो क्या होता है, ये मेडिकल में सवाल आता है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल नहीं आता। क्लास 11th में मेडिकल के बुकलेट है, नीट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सर लोग को सवाल मेडिकल पूछे में जाते इजी इजी सवाल आता है। हैं। मेडिकल का सवाल इजी इजी होता है, बहुत इजी होता है, बोर्ड लेवल से भी हल्का होता है, लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम होता है, मेडिकल का जो सवाल होता है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम कम होता है तुम्हारे पास, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है, पूरे कंपटीशन को डिफिकल्ट कर देता है। स्पेशली जब कैलकुलेशन का पार्ट आएगा तो डिफिकल्टी बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ तो दिखा तुमको कि सवाल इजी है तो डायरेक्टली बता दिया, बट अगर मान लो कि सवाल में कैलकुलेशन होता तब क्या करते? तो जब भी कैलकुलेशन होता है तो वहाँ डिफिकल्टी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में तो डायरेक्ट सवाल है, मास ऑफ 1 एमयू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर वैल्यू आराम से कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नीचे आ रहे हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 42, फोन में खुद भी जूम कर सकते हैं, आराम से स्क्रीन दिखाई देगा। सर बी। कौन सा? बी। बी पक्का? सर 24.5। 24.5 यस सर। पक्का? यस सर, 1/4 इंटू फिर मास बाई 98। सर 24.5 बी ऑप्शन आ रहा है मेरा तो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट? हाँ ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4। तो जैसे इस बार सवाल में नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट दे रखा है और मास पूछा है, तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो सीधा अपना आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि सवाल में H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा 0.25 के बराबर, और H2SO4 वाले पार्ट का मोलर मास होता है 98 के बराबर, 98 ग्राम के बराबर। तो यहाँ से वेट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास है, तो यहाँ से वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास आराम से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? तो 0.5 सॉरी 0.25 मतलब 1/4, और मोलर मास 98 के बराबर। तो एक चीज देखो, 98 वाला पार्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 है, 100/4 24 होता है, सॉरी 25 होता है, तो 100 से थोड़ा छोटा वैल्यू है, इनफैक्ट 2 यूनिट छोटा वैल्यू है। तो जब 2 को 4 से डिवाइड करते तब उस केस में हम लोग का जो भी वैल्यू निकल के आता उतने को ही यहाँ पे माइनस आराम से कर सकते हैं, मतलब 24.5 के बराबर वैल्यू निकल के आएगा। हमेशा डायरेक्ट कैलकुलेशन मत किया करो, अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल के काम कर सकते हैं, थोड़ा ये अप्रोक्सीमेशन सीखो। जैसे अगर हमको ये सवाल सॉल्व करना होता तो मेरे पास हाथ में 4 ऑप्शंस थे, हम उन चारों ऑप्शंस को अगर एक बार देखें, तो जैसे अपने पास 4 ऑप्शन में, एक सेकंड रुक जाओ यार, तुम लोग का स्क्रीन तो दिख नहीं रहा होगा, आज बड़ा दिक्कत हो रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। अब ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये दिख रहा था क्या, वन नोट दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे जो फॉर्मूला हम लोग का दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो उस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करके चले, तो सवाल में H2SO4 का नंबर ऑफ मोल 0.25 के बराबर दे रखा और मोलर मास वाला पार्ट 98 ग्राम के बराबर है, तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास निकाल सकते हैं। वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मतलब 1/4 के बराबर, और मोलर मास वाला पार्ट 98 है, अगर उसको अप्रोक्सीमेटली 100 मान ले तो अपना कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर 4 और ऊपर 25 दे रखा, सॉरी ऊपर 100 दे रखा, सीधा 25 आएगा अपना आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि 98 को बढ़ा के हम लोग 100 कर रहे थे, मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को तो सेम रखा था, न्यूमरेटर का थोड़ा बढ़ा रहे थे, तो अपना आंसर जो आया है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा बड़ा आया है। इसका मतलब अपना एक्चुअल आंसर 24 पॉइंट समथिंग होगा। अब 24 पॉइंट समथिंग में अगर हम लोग 4 ऑप्शंस की बात करें,
तो पहला 2.45 है, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा 24 पॉइंट समथिंग है, ये हो सकता है। तीसरा 0.245 है, नहीं हो सकता। चौथा 0.25 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला पार्ट आराम से आंसर निकाला जा सकता है। तो जब भी कभी एक चीज देखो, इसके जस्ट ऊपर वाले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में डिफरेंस देख रहे हैं, एक जगह 12.2 है, दूसरी जगह 448 है, तीसरी जगह 1.8 है, चौथी जगह 20 है। सेम तरह का डिफरेंस उसके ऊपर भी है, 0.2, 12.8, 3.2, 800। उसके नीचे वाला ऑप्शन देखो, 2.5, 32, 5, 80.25 इंटू 32। मतलब जब भी मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं तो वो लोग को मालूम है कि कैलकुलेशंस करने का टाइम नहीं होता, वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस डालते हैं जहाँ पे काफी लार्ज लार्ज गैप हो। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है। स्कूल के एग्जाम के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच मत करना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा चारों ऑप्शंस पे नजर रखना, और जैसे ही ऑप्शंस पे नजर रखेंगे तो दिख जाएगा कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है कि नहीं करना है। तो हमको दिख गया क्वेश्चन नंबर 42 में कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सीधा 1/4 इंटू 98 वाला पार्ट था जो कैलकुलेशन में भी पुटअप किया था, 1/4 इंटू 98, तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 आता। तो 25 का जो नियर अबाउट आंसर है 24.5, वो अपना आंसर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 ट्राई करो। सर 2। सिंपल सवाल है। The atomic mass of sodium is 23. The number of moles of in 46 ग्राम of sodium. तो atomic mass 23 है, तो number of moles is equal to weight upon molar mass, मतलब 46 upon 23, आराम से 2 के बराबर वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। खैर इतना भी आसान सवाल नहीं आएगा समझ लेना, लेकिन आएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 52 ट्राई करो। सर सी होगा 1/9 NaE। 1/9 इंटू NaE कोलम। सर पक्का? ये तो आप दिए थे। यस सर। ये पक्का? दिए थे सर आप करवाए थे असाइनमेंट ये। में। यस सर, असाइनमेंट में भी था और आप पहले भी करवाए थे। पहले भी करवाए थे, अच्छा। यस। इसका आंसर दिखाए हम, इसका कौन सा आंसर होगा? A B C D? सी सी। ऑप्शन ना, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज नंबर दिखा रहे हैं तुम लोगों को, एक्सरसाइज नंबर है ये 2, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 52 था ना, हमको ए लग रहा। 2 का क्वेश्चन नंबर 52 है। आंसर दिखाते हैं तुम लोगों को। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर देखो, क्या दिख रहा है? कैसी आंसर? ये देखो यहाँ पे 52 का क्या दे रखा है आंसर नीचे जस्ट। डी। हम जो क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन को ढंग से सुना करो और ढंग से देखा करो। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होना अलग चीज है और सेम क्वेश्चन होना अलग चीज है। क्वेश्चन अपने कॉपी में देखो क्या था और यहाँ पे देखो क्या है। जो कॉपी में कराया तो उससे रिलेट करो। सर ग्राम आयंस मतलब एक मोल हो गया ना। एक मोल हो गया, वहां ग्राम करवाए थे तुम लोगों को कॉपी में, जबकि यहाँ ग्राम आयन है। दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया? अब सॉल्व करके देखो सवाल। सोच रहे आंसर रट के बैठ गया वही सब इसका आंसर सी होगा सर, देखते ही सी बना दिया है। एक चीज इससे समझ में आया तुम लोगों को कि जो क्वेश्चंस कर रखा होता है उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अननोन क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं ताकि आराम से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तुमको क्या लगता है जो टॉपर लोग होते हैं ऐसे ही दिमाग अच्छा होता है इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या? वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि सिचुएशन सिमिलर टाइप का दिखाई दे थोड़ा। सर ये वाला भी आप करवाए थे? ये वाला भी हम करवाए थे, हमको ध्यान है, लेकिन तुम लोग आंसर तो गलत बता दिए ना। हाँ वो 1 ग्राम एटम था, ये 1 ग्राम आयन है। हाँ, तो यहाँ पे 1 ग्राम आयन अगर है तो 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल में कितने चार्ज है? तो यहाँ 3 प्लस चार्ज है। तो 1 मोल के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम लोग मान लो ऐसा कैलकुलेशन लेकर के चले, 1 ग्राम आयन दे रखा ऑफ Al3 प्लस, इसका मतलब है कि हम लोग 1 मोल आयन की बात कर रहे हैं, 1 मोल आयन ऑफ Al3 प्लस। अब इसके हिसाब से अगर काम करें तो 1 मोल आयन का मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? तो 1 मोल का मतलब हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ आयंस वाले पार्ट 1 Na के बराबर है। तो अगर टोटल चार्ज की बात करें हम लोग,
तो टोटल चार्ज एक आयन में 3 प्लस के बराबर है, तो 2 में कितना होगा तो 2 इंटू थ्री, एक्स में कितना होगा तो x इंटू थ्री। तो उसके हिसाब से टोटल चार्ज अगर हम निकाले तो नंबर ऑफ आयंस Na इंटू थ्री, और एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब ई कोलम होता है वैल्यू, तो आराम से यहाँ पे ई कोलम वैल्यू डाल के काम कर सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में 3Na इंटू ई कोलम के बराबर वैल्यू अपना निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला पार्ट 3Na ई कोलम आंसर निकल के आ जाना चाहिए। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा नहीं 53 नहीं, अच्छा हाँ चलो 53 पहले ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 53 ट्राई करो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा, ढंग से ट्राई करना। और आज तुम लोग को बहुत होमवर्क मिलेगा, बहुत दिनों से पढ़ा दिए, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क मिलेगा, भर पेट पेट भर के क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को होमवर्क। सर डी। डी ऑप्शन पक्का? डी डी। दिल्ली ना? हाँ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? तो सबसे कम तो हो जाएगा सी ऑप्शन में, वाटर में 18। देख के तो लग रहा है कि शायद वाटर ही होना चाहिए, कंफर्म एक बार बता देते हैं। सेकंड रुक जाओ, वाटर वाले पार्ट में 1/C4H10 दे रखा था, और 1/18 हो जाएगा। C4H10 का मतलब हो गया 48 + 10 58, 1/58 इंटू 14, 1/18 इंटू 3, तो यहाँ से 1/6 निकल के आएगा वैल्यू, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.2 समथिंग। 14/58 करेंगे तो 140, 0. दोनों में 0.2 समथिंग आ रहा है भाई। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, 7/29, 7/29 करेंगे तो यार हमको तो लग रहा है कि पहला ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 7/29। 7/29 कितना हो जाएगा वैल्यू? 0.58, फिर बचेगा 12, 120, तो 30 इंटू 4 मतलब 4 के बराबर वैल्यू होगा। यहाँ वाले पार्ट में 18 इंटू 2 18, अच्छा सॉरी यहाँ तो 1 ही आएगा ना, 30, 0.1, नहीं नहीं, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। ऑप्शन ए, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ढंग से सवाल सॉल्व करके देखो, सवाल ने पूछा क्या है ये चीज देखो, बोले थे डिफिकल्ट सवाल है थोड़ा, एटम्स पूछा है सवाल में, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा। ढंग से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है, मॉलिक्यूल पे यहाँ रुकना नहीं है, एटम्स भी निकालना है। सर बन गया।
हाई क्वेश्चन नंबर 55 आद्या से बन गया, बाकी लोग बताओ भाई। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। बहुत क्वेश्चंस करा दिए हैं तुम लोगों को। वन ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ H2O। तो इसको हम अलग से नोट कर लेते हैं। सवाल में ऐसा मेंशन किया है, एक तो ब्यूटेन वाला पार्ट C4H10, दूसरा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा सिल्वर, और चौथे पार्ट में दे रखा वाटर। सबका 1 ग्राम दे रखा है। वेट वाला पार्ट 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम। मोलर मास की बात कर लेते हैं। C4H10 का मोलर मास निकालेंगे तो 12 इंटू 4 प्लस 10, इसका मतलब 48 प्लस 10 58 के बराबर वैल्यू हो जाएगा। तो पहले का मोलर मास 58 है, N2 का मोलर मास 28, सिल्वर का मास नंबर होता है 108 के बराबर, तो मोलर मास 108 ग्राम, और वाटर के केस में 18 ग्राम हो जाएगा। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले C4H10 का, तो वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट वाला पार्ट 1 डिवाइडेड बाई 58, N2 वाले पार्ट में 1/28, Ag वाले पार्ट में 1/108, और लास्ट वाले केस में 1/18 ले सकते हैं। तो जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल ही लिए, तो हम लोग यहाँ से मॉलिक्यूल्स पे जा सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट में 1/58 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दूसरे वाले पार्ट में 1/28 इंटू एवोगाड्रो नंबर, थर्ड वाले पार्ट में 1/108 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और लास्ट वाले केस में 1/18 इंटू एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट निकाल लिए, तब सबसे लास्ट में हम लोग एटम वाले पार्ट के ऊपर जा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे N2 है अगर मान लो, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 इंटू 2 होगा, 10 मॉलिक्यूल में 10 इंटू 2 हो जाएगा। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आराम से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो अपने पूरे कैलकुलेशन वाले पार्ट में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको नंबर ऑफ एटम से या फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो पहले वाले केस में एटॉमिसिटी कितना है, तो 4 एटम्स कार्बन के और 10 एटम हाइड्रोजन के, मतलब टोटल 14। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम जो है, अगर वो निकले, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकाले, तो 1/58 इंटू 14 कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में N2 था, तो 1/28 या फिर Na/28 इंटू 14 कर सकते हैं। थर्ड वाले केस में Ag एक ही एटम है, तो एक एटम है, मतलब एटॉमिसिटी वाला पार्ट 1 के बराबर है, तो Na/108 इंटू 1 के बराबर वैल्यू कर सकते हैं। और H2O में टोटल 3 एटम्स हैं, तो Na डिवाइडेड बाई 108 इंटू आराम से यहाँ वाले पार्ट में 3 के बराबर वैल्यू कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये तो बाद में देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है ये देख लेते हैं। सर लास्ट में 18 होगा। हाँ सॉरी 18, हाँ। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये तो देख लेंगे बाद में, सबसे छोटा देख लेते हैं। तो सब जगह Na के अलावा ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा है, लेकिन थर्ड वाले केस में केवल Na है, और नीचे डिनोमिनेटर भी सबसे बड़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू तो इसी में होगा। तो एक चीज मालूम पड़ गया, थर्ड में सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा, पहला पार्ट। दूसरा 14/58 इस वाले केस में दे रखा, यहाँ पे 14 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी N2 वाले पार्ट में 2 होगा। N2 गैस दे रखा है, तो N2 में 2 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, पहले वाले केस में 14/58, दूसरे वाले केस में 2/28, तीसरे वाले केस में 3/18। तो एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट में कि 2/28 और 3/18 वाला पार्ट, जैसे इन सब का अगर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करें, 14/58, 2/28, 3/18, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा सर 1.41 कुछ पहले वाले केस में। हाँ 1/1.41 कुछ। अरे 1 के टर्म में मत रखा करना, उससे सर कैलकुलेशन वैसे भी तो पता होगा। चल जाएगा, जो सबसे ज्यादा होगा उसको ले लेंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका कुछ दूसरा तरीका सोचने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, छोड़ो। पहले वाले केस में जब कैलकुलेशन करेंगे तो 14/58 मतलब 14 चौको 56, मतलब 1/4 पॉइंट समथिंग होगा पहले वाले केस में। 14 को जब 58 वाले पार्ट के लिए डिवीजन में यूज करेंगे तो 1/4 पॉइंट समथिंग होगा। दूसरे में 1/14 होगा, लास्ट वाले केस में 1/6 होगा। तो इन तीनों में
जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका ओवरऑल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो 1/4 पॉइंट समथिंग, सबसे छोटा डिनोमिनेटर मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, तो 1 वाला पार्ट का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। फिर 1/14, 1/6, तो 1/6 का वैल्यू ज़्यादा बड़ा रहेगा फोर्थ वाला पार्ट। और उसके बाद फिर हम लोग आराम से सेकेंड वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में आएगा, फिर उसके बाद 1 ग्राम ऑफ H2O में आएगा, फिर उसके बाद आराम से 1 ग्राम ऑफ N2 में आएगा, और सबसे लास्ट में 1 ग्राम ऑफ सोडियम, ये सिल्वर वाले पार्ट में निकल के आ जाएगा एटम। तो जब सवाल में एक चीज देखो, वैसे इतने स्टेप्स हम तुम लोग को बता रहे थे इसलिए मेंशन किए, सवाल में ये मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सवाल में एटम्स निकालने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा नंबर ऑफ मोल्स मालूम था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल लेते। मतलब इसमें Na से मल्टीप्लाई करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। अगर मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो सीधा यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन में 14 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते थे। दूसरे वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते थे। थर्ड वाले केस में 1 से मल्टीप्लाई करके, और फोर्थ वाले केस में 3 से मल्टीप्लाई करके। जिसको ये चीज़ समझ में आ गया बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको नहीं समझ में आया सोचने की कोशिश करना कि हम क्या बोल रहे थे। इसमें हम ये जो नीचे का स्टेप लिखे हैं, इन स्टेप्स को स्किप करके सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकालते ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पे चले जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा एटम। तो इस केस में आराम से उस वैल्यू पे हम लोग जाने के बजाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकाल के भी कंपैरिजन कर सकते थे। तो ये जो बुकलेट है ये तुम लोगों को आज भेज दिया जाएगा, तब तक के लिए होमवर्क नोट करना शुरू करो। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 53 तक तो हम लोग करा चुके, तो एक बार शुरू से हम देख लेते हैं थोड़ा। जो जो एक्सरसाइज बोलेंगे उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ध्यान रखते हुए काम करना है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 नंबर मत करना अभी, केवल 3 से लेके 9 तक एक्सरसाइज 1 का, केवल 1 का। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, और क्लास तो एक वीक बाद होगा, मतलब आज हम आराम से 100 क्वेश्चन होमवर्क दे सकते हैं तुम लोगों को। सर 40-50 पे रुक जाइए। 40-50 पे रुक जाए? 40-50 से तो शुरू ही होगा। कभी सुना है हाँ ऐसे? सर। कभी सुना है जब जिम में जाते हैं तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ जहाँ आदमी थक जाता है वहां से काउंटिंग शुरू करना चाहिए। तो 40-50 में तो तुम लोग थकेगा, वहां से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 27, 28 बहुत अच्छा सवाल है। 28 में दिमाग लगा के देखना। एक आदमी भाग भी गया। कौन भाग गया भाई? होमवर्क के नाम पे गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 ढंग से सॉल्व करके देखना, काफी अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 29, 30, क्वेश्चन नंबर 43, 48,
अपने कॉपी में होमवर्क लिखते चले जाना। 48, 54, 55, 56, 61, 60, तुम लोगों को डेंसिटी का तो फॉर्मूला मालूम है ना। 69 नंबर ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 69। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अच्छा, ये सब क्वेश्चन तो यार तुम लोगों को दिया हुआ नहीं है, बट मार्क किया हुआ है शायद से। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 एम्स लेवल प्रॉब्लम, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा सवाल है, सोच के देखना। क्वेश्चन नंबर 20, ट्वेंटी 25, ठीक है। इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखना। आज के लिए इतना ही होमवर्क दे रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो भी डाउट होगा उन सबको पूछना। जिस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना होगा उसको सॉल्व करने का तरीका ही बता देते हैं। क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको पीछे सबसे लास्ट में आंसर दे रखा होगा उससे मैच करा के देखना। अगर वो आंसर तुम्हारा मैच कर गया मतलब ठीक ही ठीक बना होगा सवाल। अगर नहीं मैच करता है तो वापस से एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देखना। जो भी एग्जांपल्स कराए हैं उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करना, और उससे सवाल अगर नहीं बनता है तब जाके नेक्स्ट क्लास में पूछना। ये नहीं कि सवाल देखे नहीं समझ में आया सीधा पूछ लिए। नहीं समझ में आया तो हिंदी में ट्रांसलेशन करो, दिस करो, दैट करो, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन में एफर्ट लगा के काम करो, तभी जाके चीजें सीख पाएंगे। अदरवाइज तुमको तुम्हारा खुद का कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो तुरंत सवाल पूछ लेंगे। क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर देखो, मिलाओ उसको। अगर आंसर सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उसके बाद डाउट आराम से पूछ सकते हैं। फिर से ट्राई करके देखो, तब उसके बाद डाउट आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार डाउट डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलता है।